टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे यहाँ मगध साम्राज्य का उत्थान। इसमें मगध साम्राज्य के उत्थान में निम्नलिखित प्रारंभिक राजवंशों का योगदान प्रमुख था। पहला है बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यंक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश। पहले बृहद्रथ वंश को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध एक छोटा राज्य ही था, पर उसके महत्वाकांक्षी शासकों ने इस राज्य के उत्थान व विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बृहद्रथ वंश मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। इस राजवंश के संस्थापक राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ के पिता का नाम वसु था, जिन्होंने वसुमती की स्थापना की थी। प्रतापी राजा जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। उसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थे। जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडवों और कृष्ण के विरोध ने उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर अपने पुत्र को शासक बनाया, जो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। फिर है भट्टिय नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बिठा दिया। हर्यंक वंश यानी हर्यंक वंश के बारे में यहाँ देखते हैं। बिंबिसार को हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आसीन हुआ, मतलब स्थापित हुआ। उसने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। गिरिब्रज राजगृह बिंबिसार की राजधानी थी। उसने 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। वह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। भट्टिय पुत्र बिंबिसार के अन्य नाम थे श्रोणिक और क्षेत्रौजस। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। अंग राज्य का शासक बना दिया बिंबिसार ने। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह संबंध बनाने की नीति का भी इस्तेमाल किया। उसने कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, वैशाली नरेश चेटक की बेटी राजकुमारी चेलेना तथा मद्र यानी पंजाब देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यानी बिंबिसार का राजवैद्य था, जीवक था। अजातशत्रु ने 492 में ईस्वी पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी हथिया ली। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। वह शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वर्षकार यानी वशकार भी कहा जाता है, वर्षकार यानी वर्षकार नामक अपने सुयोग्य मंत्री, जो कूटनीतिज्ञ भी था, की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है। पितृहंता के नाम से जाना जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वह एक महान योद्धा और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का समर्थक था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। उसने 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन जैन धर्म के अनुयायी था। उसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया।
उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी गिरिव्रज राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलीग्राम यानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में स्थापित की। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जिसे उसके ही अमात्य शिशुनाग ने नागदशक को 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ कर स्वयं मगध का शासक बन बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसने अपने राज्य की राजधानी पाटलीग्राम से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वहाँ पाटलीग्राम से हटाकर के वैशाली में कर लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, फिर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कालाशोक के शासनकाल में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब नंद वंश। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद नंद वंश का प्रथम राजा था। वह नंद वंश का संस्थापक और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर महान का समकालीन था। उसके शासनकाल में ही सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया था। यानी घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाया। उसने चाणक्य की सहायता से युद्ध में घनानंद को पराजित कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद है इस प्रकार नंद वंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन आरंभ हुआ। फारसी आक्रमण है। प्राचीन फारस देश, जिसको ईरान कहा जाता है, का राजा साइरस, जिसका शासनकाल था 559 ईस्वी पूर्व से 530 ईस्वी पूर्व, भारत पर आक्रमण करने वाला ज्ञात प्रथम विदेशी आक्रमण था। उसने 588 ईस्वी पूर्व से 530 ईस्वी पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया। सिंधु के पश्चिम काबुल तक के प्राय सभी कबीले साइरस के अधीन थे। उसने काबुल के पास स्थित कपीसा नामक नगर को बर्बाद कर दिया था। कौन? कपीसा नगर को बर्बाद किया था साइरस प्रथम ने। साइरस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कैम्बेसिस फारस का शासक 530 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच बना। कैम्बेसिस योग्य शासक नहीं बन पाया। इसके बाद आया डेरियस प्रथम। इसका शासनकाल 522 ईस्वी से 486 ईस्वी पूर्व। शासक बना तो उसने, यानी डेरियस शासक बना तो उसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। भारत डेरियस का 20वां प्रांत था भारत। इतिहासकार हेरोडोटस इस तथ्य की पुष्टि करता है। इसके बाद है जेरेक्सस प्रथम। डेरियस 1 के बाद फारस का शासक बना कौन? जेरेक्सस 1। उसका शासनकाल 485 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी पूर्व तक था। उसने भारत के कुछ प्रांतों को अपने सैनिक जत्थों के निर्माण के लिए उपयोग किया था। जेरेक्सस 5 के बाद डेरियस तृतीय, जिसका शासनकाल है 336 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व, फारस ईरान का शासक बना। सिकंदर ने डेरियस तृतीय को युद्ध में मार दिया और फारस देश पर सिकंदर का राज स्थापित हो गया। अब सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण।
सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। ईरानी यानी फारस आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। सिकंदर महान यूनानी आक्रमण का नेतृत्व करता था। उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह यूनान स्थित मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। उसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। फिर है सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। उसका भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। वह 14 महीने भारत में रहा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति नियार्कस था। सिकंदर ने बाल्यावस्था से ही विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा था। अपने इस स्वप्न की पूर्ति करने वह भारत पर आक्रमण करने आया था। पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। युद्ध ऐतिहासिक महत्व का था। चिनाब तथा झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस को हराने में सिकंदर को अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देनी पड़ी थी। इसके बाद सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज का युद्ध अथवा झेलम बितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सन 328 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने समस्त ईरानी साम्राज्य और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद है सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बौफेकला था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। गंभीर बीमारी से ग्रस्त सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा था। उसके बाद भारत पर आक्रमण से भारत यूनान यानी ग्रीस के बीच संपर्क कायम हुआ, जिससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध कायम हुआ। अब है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के शासक कौन कौन थे? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। इसके बाद बिंदुसार 298 से 269 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अशोक 269 से 332 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व, 269 से 232 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद दशरथ 232 ईस्वी पूर्व से 224 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद संप्रति 224 ईस्वी पूर्व से 215 ईस्वी पूर्व है। इसके बाद शालीशुक है 215 ईस्वी से 202 ईस्वी पूर्व है। इसका देव बर्मन 202 ईस्वी पूर्व से 195 ईस्वी पूर्व है। इसका सतधनवन 195 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व है। और इसके बाद बृहद्रथ 187 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व, मतलब टोटल 9 शासक हैं मौर्य वंश का। सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। नंद वंश के शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से युद्ध में हराकर प्राक्रमित चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी जीतकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके गुरु विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य अथवा चाणक्य थे। उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य था। चाणक्य को चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जैन धर्मावलंबी चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर किया था। उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को सिकंदर के अधिकारियों से मुक्त करवाया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनीति से है।
सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद अपनी पुत्री कार्नेलिया उसकी पुत्री का नाम कार्नेलिया या हेलेन भी कहा जाता था, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया था। युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान क्षेत्र सौंप दिया। एपियानस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है तथा विवाह संबंध की भी चर्चा किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैनी गुरु भद्रबाहु से ग्रहण किया था। उसके शासनकाल में जैन धर्म काफ़ी प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहा था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। उसने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को पालिम बोथरा या पालिब्रोथा के नाम से भी पुकारा था। पालिब्रोथा या पालिम बोथरा के नाम से पुकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बीता था। वहीं उसने जैन परंपरा के अनुसार उपवास किया हुआ था जब उसकी मृत्यु हो गई सलेखना विधि से। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है, पाटलिपुत्र नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार है। नगर के 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का ही बना है, जिसकी भव्यता को पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। महल चारों तरफ से सुंदर उद्यानों से घिरा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षियों का बसेरा भी बना है और देखने वालों के लिए रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में शिल्पकारों को बहुत प्रोत्साहन व सम्मान प्राप्त था। तमिल साहित्य अहनानूर पुरनानूर, तमिल साहित्य है अहनानूर और पुरनानूर व अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बतौर उपहार 500 हाथी दान में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जैन परंपरा के तहत उपवास के क्रम में हुई। इसके बाद आया बिंदुसार, जिसका शासनकाल है 298 से 269 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा और मगध का सम्राट बना। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 269 ईस्वी पूर्व है। बिंदुसार की मृत्यु 269 ईस्वी पूर्व में हुई। उसने 29 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार ने 29 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया है। यानी वायु पुराण में उसको भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथ में अमित्रोकेटस यानी अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के दरबार में यूनानी यानी सीरियन शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों सुसीम और अशोक को भेजा था। तक्षशिला के विद्रोह को बिंदुसार के मंझले पुत्र अशोक ने कुशलता से दबा दिया था। मंझला पुत्र अशोक ने कुशलता से दबा दिया था।
बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, उसके बाद अशोक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार के राज्य का संचालन चाणक्य यानी कौटिल्य करता था। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। एथीनियस ने लिखा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर आदि और अपने दरबार से एक दार्शनिक भेज देने का निवेदन किया था। इसके बाद है अशोक महान। अशोक महान जिसका शासनकाल है 269 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में होती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका मंझला पुत्र अशोक उसका उत्तराधिकारी बना, जो 269 ईस्वी पूर्व शासन मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध की राजगद्दी पर बैठने के पूर्व अशोक अवंती राज्य का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहकर संबोधित किया गया है। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष बाद ही 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने कलिंग को जीत तो लिया, पर इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया था। अशोक का कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार हो गया था। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म का पालक और शिव का उपासक था, पर कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था। अशोक का विवाह महादेवी नामक राजकुमारी से हुआ था जिससे महेंद्र नामक पुत्र और संघमित्रा नामक पुत्री हुई थी। अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? एक में है संयम, दया, दान, श्रद्धा, सेवा शुश्रूषा, भावशुद्धि, सत्य, शौच, कृतज्ञता, दृढ़ शक्ति। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का उल्लेख अशोक नाम से ही मिलता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया था। उसके अन्य उपनाम हैं कामाशोक, चंडाशोक आदि है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध कर एक कुएं में उसकी लाश डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। अपने भाइयों का वध कर ही अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। इतिहासज्ञ प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डायनीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाया था, जिसके नाम थे सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपार। कलिंग युद्ध में हुए भीषण हिंसा ने अशोक को अहिंसा का पुजारी बना दिया था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने ही करवाई थी। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार था। अशोक का राजधर्म बौद्ध धर्म था। उसके शासनकाल में राजकीय भाषा पाली तथा राजकीय लिपि ब्राह्मणी थी। उस काल में पाली जनसाधारण की भाषा थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेट्टी यानी पी फैंथलर
थेलर ने की। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के अभिलेखों में प्रयोग हुए ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख शेष भारत से मिले हैं। अब है सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख। इस शिलालेख में पशु बलि और समाज में उत्सव की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख। इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख। अशोक ने इस अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाए। इससे धर्म संबंधी कुछ नियम भी निर्देशित है। चौथा शिलालेख। इसमें भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की वर्णित है। इसके बाद 5वां शिलालेख। इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश वर्णित है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी इसमें उल्लेख है। 6ठा शिलालेख। इस शिलालेख में आत्मनियंत्रण संबंधी दीक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख। इन दोनों शिलालेख में सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। 9वां शिलालेख। इस शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख वर्णित है। सच्चे शिष्टाचार, सच्चे भेंट की वर्णन है। इसके बाद 10वां शिलालेख है। 10वां शिलालेख में इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया है कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। 11वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म की विशेषता व व्याख्या वर्णित है। 12वां शिलालेख। इस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान करने की बात कही गई है। इसके बाद 13वां शिलालेख। इसमें एक तरफ तो कलिंग की युद्ध की भयावहता का वर्णन है। साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही इसमें पड़ोसी राज्यों के संबंध में भी उल्लेख है। 14वां शिलालेख। इसमें सम्राट अशोक ने अपनी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरणा दी है। इसके बाद है सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो ब्राह्मणी लिपि में अंकित है और जो 6 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। पूर्व में यह स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। दिल्ली टोपरा में स्थित इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर स्थापित करवाया। दिल्ली मेरठ। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख की दिल्ली मंगवा लिया था। रामपुरवा स्तंभ लेख। 1872 ईस्वी में कार्लायल द्वारा खोजा गया यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। रामपुरवा। इसके बाद लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण में यह स्तंभ लेख स्थित है। लौरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार के नंदनगढ़ गांव में स्थित इस स्तंभ लेख पर मोर का बना चित्र पाया गया है। लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र पाया गया है। सम्राट अशोक का 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। इस अभिलेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर को घटा देने की घोषणा अंकित है। अब अशोक के लघु स्तंभ लेखों में वर्णित तीर्थ स्थान कौन है? सांची है, सारनाथ वाराणसी के निकट है, रुमिनदेई, अहरौरा, निगलीवा ग्राम
ब्रह्मगिरी, रजुल है, भाब्रू है, ये सब है वर्णित तीर्थ स्थान है। इसके बाद है अशोक के प्रत्येक शिलालेख में यह घोषणा वर्णित है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और अशोक के प्रत्येक शिलालेख में यह घोषणा वर्णित है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की लिपि व उनके प्राप्ति स्थल, शिलालेख है, लिपि है और स्थान है। जैसे शाहबाज गढ़ी खरोष्टी लिपि में है, वह पेशावर पाकिस्तान से प्राप्ति स्थल है। मनसेहरा खरोष्टी लिपि में, हजारा जिला पाकिस्तान प्राप्ति स्थल। सासाराम ब्राह्मणी लिपि में है, रोहतास जिला बिहार जो इंडिया में है। धौली ब्राह्मणी लिपि में, पुरी उड़ीसा में है। एरागुड़ी ब्राह्मणी लिपि में है, चित्तलदुर्ग मैसूर में प्राप्ति स्थल इसका मैसूर है, चित्तलदुर्ग मैसूर। इसके बाद है पालिक गुंडू ब्राह्मणी लिपि में है, अभिमठ कर्नाटक प्राप्ति स्थल है इसका। बैराट यानी भाबरू ब्राह्मणी लिपि में है, जयपुर राजस्थान, जयपुर इसका प्राप्ति स्थल है। कलसी ब्राह्मणी लिपि में है, देहरादून उत्तरांचल में प्राप्ति स्थल है। गिरनार ब्राह्मणी लिपि में है, जूनागढ़ के पास काठियावाड़ गुजरात प्राप्ति स्थल है। धौली जो ब्राह्मणी लिपि में है, पुरी उड़ीसा प्राप्ति स्थल है। सुफारा ब्राह्मणी लिपि में है, थाने के पास महाराष्ट्र में है प्राप्ति स्थान। जौगढ़ ब्राह्मणी लिपि में है, गंजाम जिला उड़ीसा इसका प्राप्ति स्थल है। रूपनाथ ब्राह्मणी लिपि में है, जबलपुर मध्य प्रदेश प्राप्ति स्थल है। एरागुड्डी ब्राह्मणी लिपि में है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में इसका प्राप्ति स्थल है। कंधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का शान कुन्हा अभिलेख इन्हीं लिपियों में कंधार या कंदहार से प्राप्त हुआ है। अशोक के गुहालेखों की संख्या 3 है, जो बिहार में गया के निकट बराबर पहाड़ी की गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं। इनमें स्थित गुहालेखों में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में अशोक के काल में 5 प्रांत थे। प्रांतों को तब चक्र कहा जाता था, उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था, चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, जो विषयपति के अधीन होता था, विषयपति के अधीन होता था। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति किए जाने के पहले उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। इस जांच परख की उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण सम्राट के राजकाज में सहायता देने के लिए 12, 16 अथवा 20 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी। अब है अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत थे। कौन कौन था? एक था कलिंग, पहला कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली यानी धौली, प्रमुख स्थल इसका था कलिंग। दूसरा था अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और इस प्रमुख स्थल है मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़। तीसरा था प्राची जिसे पूर्वी प्रांत कहा जाता, प्राची यानी पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका प्रमुख स्थल है बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। फिर था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसका प्रमुख स्थल है गंधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान। और 5वां प्रांत था जो दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी इसका प्रमुख क्षेत्र है विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र। अब है कौटिल्य अथवा चाणक्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इसे महामात्र भी कहते थे। इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी।
ग्रामों के मुखिया ग्रामिक या ग्रामनी कहलाते थे। अब अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थ यानी शीर्षस्थ अधिकारी कौन कौन थे? शीर्षस्थ अधिकारी, पहला था अमात्य। प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। इसका पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को पुरोहित कहा जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति तो होता था। युवराज, राजपुत्र। दवारिक, राज दरबार, राजकीय द्वार रक्षक होता था। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। सनिधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष था। प्रशास्ता, प्रदेशिक, कमिश्नर को कहा जाता था। इसके बाद था पौर, नगर का कोतवाल को पौर कहा जाता था। पौर। इसके बाद व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। इसके बाद था नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक, उद्योगों में कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था। दंडपाल, सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षक होता था। इसके बाद था अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। मौर्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। प्रशासकों में सबसे कनीय छोटा गोप कहा जाता था। यह 10 ग्रामों का प्रशासक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। धर्मस्थीय न्यायालय, जिसे दीवानी न्यायालय था, और कंटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था। मौर्य साम्राज्य में विधि के स्रोत इस प्रकार थे। धर्म था, व्यवहार था, चरितम था एवं राजकीय घोषणाएं थी। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। राजकीय अथवा सरकारी भूमि को शीता भूमि की संज्ञा दी जाती थी। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अशोक के समय में अदेव मातृक कहा जाता था। इसके बाद है मौर्य प्रशासनिक समितियों के कार्य। समिति है और कार्य है। प्रथम समिति जो था उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करता था। द्वितीय विदेशी अतिथियों की अवगत करता था। तृतीय जनता के जन्म मरण का विवरण रखने का कार्य करता था। चतुर्थ व्यापार वाणिज्य का संरक्षक था। पंचम उत्पादित निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय के समुचित देखरेख करना इसका काम था। और षष्ठम जो था वह बिक्री कर की वसूली करना इसका काम था। बिक्री कर को वसूली करना। अब है मेगास्थनीज के अनुसार अशोककालीन भारतीय समाज का वर्गीकरण। उस समय भारतीय समाज में दार्शनिक था, किसान था, कारीगर था, अहीर था, सभासद, सैनिक, निरीक्षक और गुप्तचर होता था। अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इस कर की चोरी करने वाला या किसी प्रकार से इस कर को छुपाने या बचाने वाले के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करने वाले गुप्तचर संचार कहलाते थे। इसका गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक महामात्य के अधीन होता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था।
स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी को नायक कहा जाता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के रख रखाव का कार्य 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी। 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी। अर्थशास्त्र में सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारियों को अंत महामात्र कहा जाता था। अर्थशास्त्र में सीमांत और असभ्य जनजातियों के बीच कार्य करने वाले अधिकारी को अंत महामात्र कहा जाता था। जंगली कबीलों के सैनिकों को अरावीवल या अटावीवल कहा जाता था। अरावीवल या अटावीवल कहा जाता था। पूर्ण राजदूत को निश्रितार्थ दूत तथा विशेष दूत को शासनहार कहा जाता था। राज्य के समस्त राजस्व का प्रभारी समाहर्ता होते थे। उनकी सहायता के लिए एक सन्निधाता होता था जो वस्तुतः मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। अशोक के अभिलेखों में उनके सिर्फ एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था मौर्यकालीन समाज के प्रमुख आधार थे। अब मौर्यकालीन सैन्य समिति व उनके कार्य। समिति है और कार्य है। प्रथम जल सेना की व्यवस्था करना था इसका। द्वितीय में यातायात व रसद की व्यवस्था करने का कार्य था द्वितीय का। तृतीय का पैदल सैनिकों को देख रेख व सुरक्षा का कार्य था। चतुर्थ का अश्वारोही घुड़सवार की सेना की समुचित देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख करना इसका काम था। इसके बाद खष्टम रथ सेना की सुरक्षा और देखरेख करता था। खष्टम रथ सेना। इसके अशोक के समय में आम लोग सादगी से साधारण जीवन जीते थे। लोगों के जीवन का आधार नैतिकता थी। व्यापार विनिमय का मुख्य साधन मुद्राएं थी। 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने धम्म का सार देते हुए लिखा है कि समस्त जीवधारी अहिंसा के पात्र है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, मटर आदि प्रमुख फसलें थीं। अशोक के समय में उद्योग धंधे उन्नत दशा में थे। रेशमी और सूती वस्त्र व्यवसाय अत्यंत विकसित एवं लाभकारी व्यवसाय थे। अशोककालीन मुद्राएं सोने यानी स्वर्ण, चांदी यानी कसारपन व तांबे यानी काकनी आदि के होते थे। यानी सोने के सिक्कों को सोने के स्वर्ण, चांदी के कसारपन कहलाता था और तांबे को काकनी कहा जाता था। अशोककालीन शासन व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी पद है और विभाग का नाम है। अमात्य जो प्रधानमंत्री होता था। महामात्र प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष होते थे। राजुक प्रांतों के उच्चाधिकारी। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता अर्थ विभाग का अध्यक्ष या प्रधान था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा नीति का नियंत्रण करता लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद है प्रादेशिक जिलाधिकारी पदाधिकारी होता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का प्रधान होता था। शुराध्यक्ष शराब क्रय विक्रय का नियंत्रक था। मुद्राध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान अधिकारी। सूत्राध्यक्ष व्यवसायों का प्रधान अधिकारी। पन्नाध्यक्ष बाजार की देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। ब्रजभूमिक गौशाला निरीक्षक था। प्रतिवेदित सूचना देने वाला। द्वारिक राज्य के द्वार रक्षक होता था। देवताध्यक्ष धार्मिक स्थलों को देखभाल करने वाला देवताध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद था कर्मांतिक कारखानों का मंत्री। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का अध्यक्ष। युक्त राजस्व संग्रह करने वाला। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। अशोक के समय के समाज में स्त्रियों को काफ़ी सम्मान व स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनकी दशा उन्नत थी। दास प्रथा प्रचलित थी। उनकी खरीद बिक्री होती थी और उनके आज़ाद किए जाने के भी कुछ
तय नियम थे। नट, नर्तक, नर्तकी, गायक, वादक, मदारी, प्लवन यानी रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाने वाले लोग भी थे समाज में। ये वर्ग लोगों का मनोरंजन कर अपना गुजर बसर करते थे। अशोककालीन समाज में स्त्रियां यज्ञादि में भाग लेती थी। उन्हें विधवा विवाह, वैवाहिक संबंध विच्छेद करने तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य शासन 137 वर्षों तक कायम रहा। अशोक की मृत्यु के बाद उसके किसी भी उत्तराधिकारी में इतनी योग्यता न थी कि वह मौर्य साम्राज्य का संचालन कुशलता से कर पाने में समर्थ हो। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया। इसके अशोक के पौत्र और दशरथ ने 8 वर्षों तक राजभार संभाला। उसने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। दशरथ ने नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था आजीविकों को। दशरथ के बाद संप्रति शालीशुक, देववर्मन व शतधन्वन शासक हुए। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर राजगद्दी हथिया ली। इसके साथ ही मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस तरह से यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में देखे हैं। इसके बाद मौर्योत्तर समाज के बारे में इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।